नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इमरजेंसी को कंक्लूड करेंगे और अच्छे से उसका सारा इफेक्ट समझेंगे। वैसे तो आप सिर्फ आर्टिकल 352 और 353 पढ़ के भी समझ सकते थे, लेकिन अल्टीमेट जो उसका मीनिंग है, जो वो रेफरेंसेस हैं, वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अब तक हमने जितनी वीडियो बनाई है वो एक सेपरेट पार्ट करके बनाई है, जैसे फेडरल है या यूनाइटरी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बनाई, पावर्स ऑफ स्टेट एंड पावर ऑफ यूनियन पे बनाई, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे भी बनाई, इमरजेंसी पे बनाई। लेकिन इस वीडियो में उन सभी को कंक्लूड करेंगे, उन सभी का कंक्लूजन निकालेंगे कि ये सब क्यों। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 352। जो ये है, यही इटसेल्फ बहुत ज़्यादा कुछ आपको समझा सकता है अगर आपको रेफरेंसेस करनी आती हैं तो सबसे पहले इसमें देखिए, प्रेसिडेंट क्या करता है, डिक्लेयर करता है इमरजेंसी बाय प्रोक्लेमेशन। लेकिन सिचुएशन ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, आई थिंक ये स्पेलिंग गलत हो गई, और इंटरनल डिस्टरबेंस। अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट है वो इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, इंटरनल एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस में क्या करता है, प्रोक्लेमेट करता है इमरजेंसी, डिक्लेयर करता है इमरजेंसी बाय वे ऑफ प्रोक्लेमेशन। अल्टीमेट जो मीनिंग है इमरजेंसी का वो इन तीन वर्ड में ही छिपा है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस। तो अगर आप देखें ये सभी क्या है, सीवियर या सीरियस सिचुएशन है। अगर आप देखें सीरियस सिचुएशंस है। अब हम कंक्लूड करेंगे फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम को। तो वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो है फेडरल विद सम यूनिटरी फीचर्स। यहाँ पे ही बात आप अच्छे से समझेंगे कि जैसे फेडरल का जो कुछ फीचर्स हैं वो है ड्यूअल गवर्नमेंट। कि फेडरल हम कब बोलते हैं, जब दो गवर्नमेंट हो, हमारे जो देश में है दो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, दोनों की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट वर्किंग है। और द थर्ड मेन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहीं से आप इमरजेंसी का असली मतलब समझ सकते हैं कि वैसे तो हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, ड्यूअल गवर्नमेंट भी है, इंडिपेंडेंट वर्किंग भी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अगर आप इस वर्ड को देखें गौर से तो यहाँ पे आता है आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल। यहाँ पे क्या आता है, आर्टिकल नंबर 246 एंड 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल में तीन लिस्ट दी गई हैं। तीन लिस्ट कौन कौन सी है, वन इज यूनियन लिस्ट, इसमें वो मैटर हैं जहाँ पे पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है। द सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट, इसमें वो मैटर हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास कर सकती है। और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, ये वो मैटर्स हैं जहाँ पे स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ पास कर सकती है। इस पे कंक्लूड होता है आर्टिकल 254 कि अगर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, तो अगर दोनों के जो लॉ है, जो कानून है, उनमें मतभेद हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, तो एज पर आर्टिकल 254 जो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट है वो ओवरराइड कर देगा एनी अदर लॉ को। तो बात क्या है कि वैसे हमारा सिस्टम फेडरल है क्योंकि ड्यूअल गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट वर्किंग है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
अगर आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है लेकिन बर्डन नहीं दे सकता। तो ओवरऑल फेडरल और यूनिटरी सिस्टम का मतलब यही है कि हमारा, क्योंकि फेडरल है विद सम यूनिटरी फीचर्स में हमने उस दिन एग्जांपल भी देखे थे, उस वीडियो में भी एग्जांपल देखे थे कि आर्टिकल 257, 356, 248 एंड 254 सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ यूनिटरी फीचर्स। कि आर्टिकल 250 जो 7 है ये बोलता है कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को इस तरीके से यूज़ करेगी कि वो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको प्रीजुडाइज ना करे, हार्म ना पहुंचाए। अगर उसने हार्म पहुंचा दिया तो वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और वो क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल 356 वहाँ पे क्या आता है, सीन में आता है, और ये बोलता है कि अगर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सारी की सारी पावर अपने पास ले सकती है, डायरेक्ट कंट्रोल में ले सकती है। 248 बोलता है कि जैसे ये यूनियन लिस्ट है, इसमें एक जैसे एंट्रीज होती हैं, एंट्रीज में मैटर लिखे होते हैं, तो एक एंट्री दैट इज एंट्री नंबर 97 वो खाली छोड़ रखी है, ब्लैंक छोड़ रखी है। उसमें बताया गया है कि ऐसा कोई भी मुद्दा जो आज तक कहीं नहीं लिखा गया और इन फ्यूचर अगर उस पर लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो इस एंट्री का यूज़ करके यूनियन गवर्नमेंट ही इम्पावर्ड है उसको लॉ बनाने के लिए। और 254 हमने देख ही लिया कि अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरराइड कर देगी स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये सम यूनिटरी फीचर, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर वो ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट से कुछ हद तक। तो हमारा सिस्टम क्या है, फेडरल विद सम यूनिटरी फीचर्स। अब बात करें इमरजेंसी की, तो क्योंकि हमारा सिस्टम फेडरल भी है, एक होता है फेडरल ही है, मैं बोल रहा हूँ फेडरल भी है, तो भी है इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑलरेडी हो चुका है, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑलरेडी है, और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से भी काम कर सकती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है अंडर आर्टिकल 246, तो कोई दिक्कत ही नहीं वैसे तो। लेकिन इमरजेंसी क्या बोलता है कि भले ही आर्टिकल 246 पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ मुद्दों पर, और क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेट है अप्रोक्स 29 के लगभग आसपास स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो इन मुद्दों पर लॉ बनाए। अगर वो लॉ बनाएगी तो लॉ कैन बी सेपरेट, लॉ कैन बी इन कन्फ्लिक्ट, लॉ कैन बी नॉट यूनिवर्सल, वो एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ अलग भी लॉ हो सकते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, अगर सिचुएशन गंभीर है और हर लॉ अलग अलग बात कर रहा है, हर स्टेट अलग बात कर रहा है, हर स्टेट अलग बात कर रहा है, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। अगर आप देखिए, क्योंकि सिचुएशन इज सीवियर इन नेचर, सीरियस इन नेचर, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पे पावर सिर्फ एक व्यक्ति के पास हो, ताकि जो ऑर्डर्स हैं या डायरेक्शन है उनमें कन्फ्लिक्ट ना हो। एक स्टेट बोल रहा है ऐसे करना है, एक बोल रहा है वैसे करना है, इस टाइम पे उस सिचुएशन से निकलने के लिए एकता की ज़रूरत होती है। तो कुछ डायरेक्शन ऐसी मिलनी चाहिए जो सही हो, या एक तरफा डायरेक्शन या मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो क्या करता है प्रेसिडेंट, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है कि जो पावर है यूनियन गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इस हद तक बढ़ जाती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को बता सकता है कि आपको काम कैसे करना है और उसको वैसे ही करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर आर्टिकल 356, क्योंकि अगर उसने बोल दिया, और आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रेसिडेंट बोल सकता है, 353 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि आपको कैसे काम करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर रहे तो इनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर
इनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो 356 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल कर लेगी। तो हर चीज़ कंक्लूडेड है, आपको पता होना चाहिए बात कि आर्टिकल क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट बता सकता है एट द टाइम ऑफ वॉर। तो ये बात हो गई कैसे इमरजेंसी कंक्लूड होता है फेडरल और यूनिटरी फीचर्स से। क्योंकि वैसे तो हमारा देश फेडरल है और स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी एक पावर है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये ज़रूरत होती है कि हर डायरेक्शन एक नेचर एक साइड में जानी चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन उस सिचुएशन को और बिगाड़ सकती हैं। तो उस टाइम क्या होता है, सारा का सारा कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट अपने पास शिफ्ट कर लेती है। अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैसे इमरजेंसी से कंक्लूड हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में एक रूल है रूल अगेंस्ट बायस और एक रूल है रूल ऑफ फेयर हेयरिंग। और आप सिचुएशन देखिए, सिचुएशन ऑफ वॉर है ये सिचुएशन, आप मतलब सोचिए जैसे सिचुएशन ऑफ वॉर जहाँ पे क्या है, या इंटरनल एग्रेशन जहाँ पे क्या है, मल्टीपल या एन नंबर ऑफ केसेस, फाइल हो रहे हैं, एन नंबर ऑफ एक्यूज्ड जो है कोर्ट में आ रहे हैं, उनकी सुनवाई हो रही है। तो जिस टाइम एक बंच या फिर एक थोक में लोग, अगर हम बात करें नॉर्मल लैंग्वेज में कि थोक में यानी कि इन द सेंस लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक टाइम एक्यूज्ड, मतलब उस टाइम क्या होता है, ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की जरूरत होती है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में रूल ऑफ फेयर हियरिंग क्या बोलता है, आपको हर एक व्यक्ति को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है, आपको हर एक व्यक्ति को नोटिस देना है, आपको हर एक व्यक्ति को एविडेंस का मौका देना है, आपको हर एक व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देना है, ताकि जस्टिस सिर्फ ना की हो बल्कि दिखे भी। लेकिन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्योंकि सिचुएशन बहुत सीवियर होती है और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करना पड़ सकता है, तो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट अगर ये प्रोविजन ना होता तो वो क्या कर देते, वो बोलते कि भाई हमें तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड चाहिए, भाई हमें तो नोटिस चाहिए, हमें तो एविडेंस देने हैं, हमें तो क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, ये सब की वो डिमांड कर सकते थे और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो या कोर्ट को वो प्रोवाइड भी करनी पड़ती। लेकिन उस टाइम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक डिसीजन को बहुत गहराई तक जाके दे। वहां पे जैसे दो एविडेंस होते हैं, दो तरीके के एविडेंस होते हैं, एक होता है प्राइमा फेसिया एविडेंस और एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस। तो जो प्राइमा फेसिया एविडेंस है उसमें हमें ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि ये चोर है और इसमें हम 100% श्योर होते हैं, हमारे सभी एविडेंस ये बोलते हैं कि ये चोर है। लेकिन प्राइमा फेसिया में जैसे आप बात करें कि अगर कहीं पे चोरी हुई और एक व्यक्ति उसी जो है एटीएम की तरफ से आ रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा रुपए हैं, तो हमें प्राइमा फेसिया क्या लगेगा कि चोरी इसी ने की है। लेकिन बाई चांस हमने वो नोट मैच कर लिए और चोरी हुए नोटों का नंबर और उन नोटों का नंबर एग्जैक्ट निकला, तो हम कंक्लूसिवली एविडेंस हमारे पास, हम श्योर है 100% यही चोर है। हमारे पास हर एविडेंस अगर ये बोलता है कि ये चोर है तो वो एविडेंस कंक्लूसिव है। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, प्राइमा फेसिया। तो वैसे तो हमें जो कोर्ट है वो रूल ऑफ फेयर हियरिंग के अंडर कंक्लूसिव एविडेंस पे जजमेंट देता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्योंकि देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट आर अरेस्टेड, तो उनको क्या करना होता है, प्राइमा फेसिया पे ही जजमेंट वो दे देते हैं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नोटिस, एविडेंस ये सब कुछ नहीं देते। इसलिए इमरजेंसी इज ए एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्योंकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, वहाँ पे बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं और हर एक व्यक्ति को इतना टाइम देना कि उसके को जो ट्रायल है बहुत अच्छे से और कानूनी तौर पे हो, पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्या किया जाता है,
रूल ऑफ फेयर हेयरिंग और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अवॉइड कर दिया जाता है। एमरजेंसी इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो अब आप देखें तो अच्छे से कंक्लूड हर चीज हो गई, कैसे, क्यों और कब। तो एमरजेंसी क्या है? एक सिचुएशन है। इमरजेंसी क्या है? एक सिचुएशन है जिसे डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट। अगर उसे लगता है कि सिचुएशन ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस है तो। लेकिन बात ये आती है इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है जो पावर, जो फेडरल सिस्टम में जो पावर स्टेट को दी गई है, और स्टेट इंडिपेंडेंट है और हर एक स्टेट अलग लॉ बना सकता है। तो अल्टीमेट द एम ऑफ इमरजेंसी इज टू कंक्लूड द पावर दैट इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कि जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है उसको अपने पास लेके आना। शिफ्टिंग ऑफ पावर इज द अल्टीमेट एम ऑफ इमरजेंसी, ताकि वो सारी पावर एक बॉडी के पास आ जाए, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात क्या है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या होता है, हर एक व्यक्ति को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या नोटिस और ये सब वगैरह देना कंपलसरी है। लेकिन एट द टाइम ऑफ वॉर, एट द टाइम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, एट द टाइम ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्यूज्ड भी हो सकते हैं। जैसे आप देखें कि दो राज्यों के बीच में, दो धर्मों के बीच में युद्ध या लड़ाई हो गई जिसमें हजारों लाखों लोग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कुछ हजार व्यक्ति, जैसे आप इस पंथ के या इस धर्म के जो सबसे आगे जो लड़ाई में है वो 1000 अरेस्ट कर लिए, वो 1000 अरेस्ट कर लिए, और उनको प्राइमा फेसिया तौर पर ही सजा दे दी जाएगी, क्योंकि क्वांटम ऑफ एक्यूज्ड कि उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और हर एक को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शन वही चीज़ होती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती एट द टाइम ऑफ, जैसे इंदिरा गांधी ने हमारे यहाँ पे जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम भी उस टाइम के प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी थी। तो इमरजेंसी में क्या होता है, जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या नेचुरल जस्टिस वगैरह कुछ नहीं मिलता। प्राइमा फेसिया तौर पे जज, इवन वो रूल अगेंस्ट बायस भी वर्क नहीं करता वहाँ पे कि ये मेरा रिलेटिव है, अंकल है, कुछ कुछ भी फर्क नहीं करता वहाँ पे। डायरेक्ट प्राइमा फेसिया जो है सजा दी जाती है। तो यहाँ पे हम पूरी इमरजेंसी को अच्छे से समझेंगे और कंक्लूड भी हो गई है। आप देखें इमरजेंसी क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पावर। शिफ्टिंग ऑफ पावर क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है। फेडरल में क्या होता है, स्टेट के पास भी पावर होती है और हर स्टेट अलग अलग लॉ पास कर सकता है, अलग अलग लॉ में अलग अलग बातें हो सकती है। तो कहीं भी कोई लूप होल या फिर रूम ऑफ डाउट ना रहे, इसलिए वो शिफ्ट करके यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है। यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है अंडर आर्टिकल 353। अगर वो फॉलो नहीं हुई तो आर्टिकल 356 में वो डायरेक्ट कंट्रोल ले सकती है स्टेट का। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी उसमें अरेस्ट, जो एट द टाइम ऑफ वॉर जो व्यक्ति अरेस्ट होगा या इंटरनल डिस्टर्बेंस में जो लोग अरेस्ट होंगे उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्वांटम ही इतना ज़्यादा होगा। सीधा देशद्रोह का उस पर जो है केस चलेगा। इसीलिए अल्टीमेट आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो हर तरीके से उसको कंक्लूड करना, हर तरीके से उसको समझना ही रिक्वायर्ड है। अब ये चीज़ अच्छे समझ गए आ गई, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फेडरल और यूनिटरी फीचर्स, आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का अपना अपना महत्व था, हर एक आर्टिकल कंक्लूड हुआ है, हर एक आर्टिकल ने अपना योगदान दिया है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।